नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ नहीं करेगा कोई समझौता। किसानों के हितों को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। साथ ही कहा, व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को तैयार। उत्तरकाशी के थराली में युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। 135 लोगों को सुरक्षित रूप से हर्षिल से बाहर निकाला गया। सीएम धामी की रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर। अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। संसद की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित। कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। याचिका खारिज। अदालत ने याचिका को नहीं माना सुनवाई योग्य। और 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को भारत ने बताया अकारण और तर्कहीन। कहा, बाजार पर आधारित है तेल का आयात। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा हर जरूरी कदम। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों को भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वे व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत अपने अन्नदाताओं के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली स्थित आईसीआर पूसा में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में प्रोफेसर स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत को आंख दिखाने की कोशिश करने वाली ताकतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो टूक जवाब। देश के हितों से समझौता न करने का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे व्यक्ति को समर्पित कार्यक्रम के दौरान लिया जिन्होंने देश में हरित क्रांति की अगुवाई कर खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियों और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग रखा गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले ये सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है
कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डिनेले को पहला पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को कृषि से जोड़ने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पारंपरिक कृषि ज्ञान की विरासत है, जिसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक समग्र कृषि प्रणाली बनाई जा सकती है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे किसानों के लिए नवाचार करें और भारत को ग्रीन प्रोडक्शन में अग्रणी बनाएं। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात करते हैं उत्तरकाशी में आपदा को लेकर किस तरीके से हर्षिल और उसके आसपास के इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आज सुबह 11 बजे तक अगर बात की जाए तो करीब 87 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस प्रकार अब तक कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल से निकाले गए लोगों में से 100 लोगों को उत्तरकाशी जबकि 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा जा चुका है। रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया। वहीं 274 तीर्थयात्रियों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है। इन सभी यात्रियों को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने की प्रक्रिया जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व की टीमें सर्च और रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जिन 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के इलाकों से लाया गया है, सचिव आपदा प्रबंधन ने उनका राज्यवार विवरण दिया है। सुरक्षित निकाले गए तीर्थयात्रियों में गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7 तीर्थयात्री, असम के 5, कर्नाटक के भी 5, तेलंगाना के 3 जबकि पंजाब के 1 तीर्थयात्री शामिल है। उत्तरकाशी के धराली में प्राकृतिक आपदा के बाद अब लापता लोगों की तलाश जारी है। अभियान में तेजी आ सके इसके लिए भारतीय सेना द्वारा स्निफर डॉग आपदा क्षेत्र में भेजे गए हैं। मार्ग कई जगहों पर बाधित है, लिहाजा इन स्निफर डॉग को हवाई मार्ग से भेजा गया है। धराली में आई आपदा के बाद वहां मलबे का ढेर है जिनमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उन्हीं की खोज में अब प्रशासन जुटा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम धामी ने धराली से रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात की और अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित हराली और हर्षिल क्षेत्रों में भारतीय सेना ने संयुक्त राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने बताया कि नागरिक प्रशासन, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीएमए के साथ पूर्ण तालमेल में राहत कार्य चलाया जा रहा है। सेना, आर्मी एविएशन और वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने और हताहतों को निकालने में जुटे हैं। सेना ने देहरादून और जोशीमठ में संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जबकि धराली और हर्षिल में टीमें पूरी तरह से सक्रिय हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कहा कि सेना की प्राथमिकता
जान बचाना और प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता पहुंचाना है। Indian Army has established joint control rooms at Dehradun, Joshimath, and now fully operational at Harsil Dharali itself. Wish to also highlight that General Sengupta, the General Officer commanding Central Command, despite the adverse conditions, could manage to reach out at Harsil and Dharali on 6th itself for overseeing the rescue operations. We are committed to round-the-clock operations on war footing to provide all requisite assistance. मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हर प्रकार के रिलीफ ऑपरेशंस को पूरा किया जाएगा और इसमें सेना और इंडियन एयरफोर्स का सभी एजेंसीज के साथ मिलकर प्रयास जारी है। उत्तरकाशी से धराली तक रोड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बीआरओ के महानिदेशक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कार्य का जायजा भी ले रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने बीआरओ महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन से खास बातचीत की। रघु श्रीनिवासन जी इस समय हमारे साथ हैं, जो डीजी बॉर्डर रोड हैं। सर, आज आपने सर्वे किया, देखा भी हेली से, क्या स्थिति है पूरे इलाके की अगर उत्तरकाशी से धराली तक की बात करें? यहाँ पर 4 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्लाइड आया है या ब्रिज टूटा है। एक तो पापड़गढ़, एक जो आगे लामची गार्ड में जो ब्रिज गया हुआ है, और उससे आगे 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये स्लाइड्स आए हैं। मेजर स्लाइड्स हैं, तकरीबन 150 से 200 मीटर के। कंप्लीट रोड ही नष्ट हो गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक जो रोड है रिस्टोर हो पाएगी, क्योंकि उसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है? बेली ब्रिज लॉन्च करेंगे लामचीगढ़ में जहां पर ब्रिज नष्ट हुआ है। उसके बाद हमारा अनुमान है कि हर्षिल तक रास्ता खुल जाएगा। जो हर्षिल से दराली के बीच में जो रास्ता है वहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है। वहाँ पे 300 मीटर की जो सड़क है वो अभी पानी के नीचे है, और हमने उसमें से 90 मीटर्स क्लियर कर लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी से अभी उत्तरकाशी में मेरी भेंट हुई। उनका ये डायरेक्शन था कि सबसे पहले जो है किसी भी तरह हमें कनेक्टिविटी को बहाल करना है, तो ये हम वॉर फुटिंग पर कर रहे हैं। आप देखें कि पानी और मलबे से रोड बुरी तरीके से नष्ट हो गया है, तो क्या अब नई रोड बनाने का प्रयास होगा या उसी रोड को रिस्टोर करें, क्योंकि 50-50 फुट तक मलबा वहाँ पर मौजूद है? दोनों विकल्प देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रोड को हम यूज़ कर पाए, और अगर नहीं यूज़ कर पाए तो हम उसको आगे नहीं यूज़ करेंगे, फ्रेश रोड काटेंगे। और यही जो प्रयास है हमारा हर्षिल से धराली के बीच में रहेगा। अगर हम धराली तक की बात करें, आपने पूरा इलाका देखा है, कब तक धराली रोड कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी, कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? और दूसरा, चिनूक हेलीकॉप्टर भी उतरा है रेस्क्यू के लिए, उसका भी इस्तेमाल बीआरओ करेगा? देखिए, मेरा अनुमान है कि आज रात तक हम ये जो लामचीगढ़ है वहाँ पर ब्रिज बनाना शुरू करेंगे, और ये परसों तक हम इसको हमारा कंप्लीट करने का अनुमान है। तो इसका मतलब हर्षिल तक के लिए तो रास्ता हो गया, और हर्षिल से धराली के बीच में मेरे को लगता है 1 दिन और लगेगा। तो 4 दिन के अंदर हम धराली को के पास में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेंगे जिससे गाड़ियाँ जा सकें। यहाँ पर ब्रिज है, ये एक पहाड़ी नाले के ऊपर है, और वहाँ पर जो हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है वहाँ पर चिनूक उस वैली के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अभी तक जो चिनूक का इस्तेमाल है अभी हम हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डीजी बीआरओ, जो बता रहे थे कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर धराली तक रोड कनेक्टिविटी बहाल कर ली जाएगी। इसके अलावा 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, और उनको भी रिस्टोर करने का काम तेजी के साथ चल रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तरकाशी। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां उधमपुर में सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 कर्मियों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना बसंतगढ़ इलाके में कंडवा के पास वाहन के फिसलकर गहरी खाई में गिरने से हुई। घायल सीआरपीएफ कर्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, कंडवा बसंतगढ़ क्षेत्र में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। मैंने अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं
और मुझे जानकारी दे रही हैं। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर के पास हुए एक हादसे में सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संदेश लिखा। उसमें लिखा गया है कि उधमपुर के पास हुए एक हादसे में सीआरपीएफ जवानों की शहादत से दुखी हूं। हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। कैशकांड में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा ने कैशकांड में जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस वर्मा ने जांच की वैधता को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की कोई दलील नहीं सुनी और उनकी अर्जी खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने आंतरिक 3 न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी। यूपी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एटा जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम कर रही हैं। इन समूह की महिलाएं मिलकर करीब 1.25 लाख राष्ट्रध्वज तैयार कर रही हैं। इन ध्वजों को तैयार करने से न सिर्फ महिलाओं में आत्मगौरव की भावना जागी है, बल्कि उनकी आमदनी की भी बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रभारी उपायुक्त प्रभुदयाल ने बताया कि तैयार किए गए सभी तिरंगे ग्राम पंचायतों और सरकारी भवनों पर लगाए जाएंगे। साथ ही आम नागरिक भी इन्हें आसानी से खरीद सकेंगे। हर घर तिरंगे कार्यक्रम अभी लगातार 3-4 दिन से लगातार चल रहा है जनपद में। और संडे को आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेश को ब्रीफ किया था और उस ब्रीफिंग को एटा की जनपद ने भी स्वीकार किया है, जिसका नेतृत्व मुझे दिया गया है। मैं लगभग 5 लाख के मुझे जो आवंटन मिला है उसके झंडे बना रहा हूँ। एक विशेष बात यह है कि मनरेगा के अंतर्गत भी ये झंडा हर तिरंगा कार्यक्रम समाहित हो गया है। गत वर्षों में जो हमारे 147 अमृत सरोवर और इस वर्ष के 47 अमृत सरोवर बने हैं, उन पर हम झंडारोहण करने जा रहे हैं इन्हीं गरीब महिलाओं के हाथ के झंडे का। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी गैंग स्क्वाड ने नकली लाइफ सेविंग दवाओं का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गैंग के सरगना राजेश मिश्रा भी शामिल हैं। गिरोह देश के कई हिस्सों में फैला है, जो अपना गोरखधंधा मुरादाबाद, देवरिया, गोरखपुर, पानीपत, जींद, बद्दी और सोलन से चल रहा था। गिरोह द्वारा कई मशहूर कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं तैयार की जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर इस पूरे भंडाफोड़ जो किया है उसको अंजाम दिया। खासतौर से नकली दवाओं की एक बड़ी खेप दिल्ली लाई जा रही थी, जिसकी सूचना दिल्ली पुलिस को मिली और इसी इनपुट पर 30 जुलाई 2025 को सिविल लाइंस के पेट्रोल पंप पर जाल बिछाया गया। जैसे ही यूपी नंबर वैगनार कार वहां पहुंची, उसे रोका गया और कार में बैठे मोहम्मद आलम और मोहम्मद सलीम निवासी मुरादाबाद के पास से भारी मात्रा में नकली दवाइयां जब्त की गईं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा हाल ही में जारी जुलाई घोषणा पत्र की कड़ी निंदा करते हुए इसे खारिज कर दिया है। अवामी लीग ने इस घोषणा पत्र को दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। पार्टी ने कहा कि अंतरिम सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, भावना और मूल्यों को व्यवस्थित रूप से विकृत करने का प्रयास किया है। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को और कम किया जा रहा है। यह सरकार शुरू से ही विभाजन की राजनीति कर रही है। आवामी लीग के बयान में कहा गया है कि ये घोषणा पत्र इतिहास में विभाजन के एक शर्मनाक दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा, जिसमें तथ्यों को विकृत किया गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये घृणित राजनीति से प्रेरित है। विभाजन और दुष्प्रचार को हथियार बनाकर सोची समझी साजिश के तहत व्यक्तिगत स्तर तक कलह फैलाने की कोशिश की जा रही है।
पार्टी ने बांग्लादेश की जनता के लिए कहा, अपना भविष्य सत्ता को हड़पने वालों के हाथों में ना सौंपें। उनके पिछले सभी कार्यों की तरह यह तथाकथित घोषणा पत्र स्वतंत्रता विरोधी, राष्ट्र विरोधी और जन विरोधी ताकतों के लिए एक ढाल का काम करता है। लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देने के बहाने वे न केवल अत्याचार और सैन्यवाद को छुपा रहे हैं, बल्कि उसे वैध बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी की मान्यता भी चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराते हुए इसे अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि वह सबका सम्मान करते हैं और अपने लिए भी सम्मान की मांग करते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी जंगल की आग तेज हवाओं के कारण करीब 83,000 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैल चुकी है। आधिकारिक बयान के अनुसार आग लॉस पेड्रेस राष्ट्रीय वन में लगी, जो सांता बारबरा और सैन लुइस ओबिस्पो काउंटी के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया है और 1000 से ज़्यादा दमकल कर्मी ज़मीन और हवा से आग पर काबू पा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्तों में तेज हवाओं के बीच दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग का खतरा बढ़ सकता है। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। इसमें जुलाई 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। नॉमिनेट किए गए खिलाड़ियों में शुभमन गिल के अलावा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर शामिल हैं। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 4 मुकाबलों की 7 पारियों में 304 रन बनाए। इसमें शतकीय पारी भी शामिल है। इसके साथ ही स्टोक्स ने पूरी सीरीज में 17 विकेट भी हासिल किए। दूसरी ओर वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैच में 531 रन बनाए। और वहीं ताज़ा जानकारी की अगर बात की जाए तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शीर्ष 5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। जायसवाल ने ओवल टेस्ट में 118 रन की पारी खेली थी। ये सीरीज में उनका दूसरा शतक रहा। उन्होंने सीरीज में कुल 411 रन बनाए। साथ ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग हासिल की। सिराज 12 स्थान चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा 25 स्थान चढ़कर 59वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इंग्लैंड टीम की बात करें तो यहां भी गस एटकिंसन और जोश टंग ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। दोनों ने मिलकर ओवल टेस्ट में 8 विकेट लिए थे। एटकिंसन पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुए हैं। वे मिशेल स्टार्क के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर हैं। वहीं टंग 14 स्थान चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बात यूएस ओपन की, खासतौर से यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की इनामी राशि बढ़ा दी गई है। आयोजकों के मुताबिक इस बार यूएस ओपन में टेनिस इतिहास की सबसे ज़्यादा इनामी राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता की कुल इनामी राशि $90 मिलियन होगी। वहीं पुरुष और महिला एकल के विजेताओं को $5 मिलियन मिलेंगे। विजेताओं को मिलने वाली इनामी राशि पिछले साल के मुकाबले 39% ज़्यादा है। वहीं कुल इनामी राशि में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल पुरुष और महिला वर्ग के शीर्ष 20 खिलाड़ियों ने पत्र लिखकर ग्रैंड स्लैम में ज़्यादा इनामी राशि दिए जाने की मांग की थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।